कल अपन ने स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए थे, इंटरनल एनाटॉमी पढ़ ली थी प्लांट्स की। आज अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ से पढ़ना है। कोई डाउट है पहले यहाँ तक पूछ लो। लैटरल ग्रोथ जो होती है, सॉरी सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, वो हमेशा किसकी मदद से होती है? लैटरल मेरिस्टेम या फिर कैम्बियम। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमें फिर से वो डायग्राम स्टडी करना पड़ेगा। आउटर मोस्ट क्या थी? एपिडर्मिस। ठीक है, इट इज शोन बाय ऑल जिम्नोस्पर्म्स डाइकॉट प्लांट्स। मोनोकॉट्स ऐसा शो नहीं करते। तो हमने डाइकॉट प्लांट्स के अंदर पढ़ा था, ये डाइकॉट स्टेम का डायग्राम मैं बना रहा हूँ। ये लेयर क्या है बोलो? एपिडर्मिस आउटर मोस्ट। और इसके बाहर क्या मिलेगी मुझे? ये क्या हो जाएंगे? मल्टी सेलुलर कोम्स। उसके बाद जो लेयर आएगी इसके जस्ट नीचे, वो कौन सी होगी? हाइपोडर्मिस। दो से तीन लेयर थिक होती है जनरली हाइपोडर्मिस। उसके बाद में आएगा कॉर्टेक्स of parenchyma cells. This is all cortex. के बाद कौन सा लेयर आएगा? कौन सा है ये? एंडोडर्मिस। इसके बाद क्या आएगी? कौन सी लेयर आएगी? कंटिन्यूअस की इंटरमिटेंट? कंटिन्यूअस होगी, बीच में ब्रेक होगी। This is pericycle. उसके बाद कौन से सेल्स मिलेंगे आपको? बोलो क्या है ये? This is फ्लोएम के बाद कौन सी लेयर आती है?
आते आते मेटा और अंदर की तरफ ठीक है भाई। और इनके बीच में क्या ग्रो कर रहा है, मेडुला। ऐसे ही होता है स्ट्रक्चर। ये था फ्लोएम, ये था कैम्बियम और ये था जाइलम। फिर अपन ने कहा कि ये स्ट्रक्चर बनती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्या है ये? एक वेस्कुलर बंडल है ये, सीधा वेस्कुलर बंडल। ये पढ़ा था डायग्राम, कोई डाउट्स किसी को यहाँ पे? Now we study about the secondary growth. It takes place with the help of cambium. Now cambium is of two types. First is vascular cambium and the other is cork cambium. Vascular cambium is present inside the vascular tissues. ठीक है, वैस्कुलर टिश्यूज के आसपास से हम लेते हैं। अब वैस्कुलर कैम्बियम को भी हमने दो में डिवाइड किया है। इंट्रा फैसिकुलाई या इंट्रा फैसिकुलर और एक इंटर फैसिकुलर। इंट्रा फैसिकुलर का क्या मतलब होता है? इनसाइड द वेस्कुलर बंडल्स। किसके अंदर पाई जाती है? वेस्कुलर बंडल्स के अंदर पाई जाती है, इनसाइड दी वेस्कुलर बंडल्स। तो इनसाइड दी वेस्कुलर बंडल्स। देखो दिख रही है आप लोग को वेस्कुलर बंडल कहाँ है? इसके अंदर कैम्बियम दिख रही है आप लोग को? दिख रही है ना? तो यानी ये जो कैम्बियम हमने यहाँ बनाई है, कौन सी कैम्बियम है? इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। कैम्बियम जो फैसिकल्स के अंदर, बंडल्स जो होते हैं उसको फैसिकल भी कहते हैं, मसल में पढ़ा था अपन ने। तो फैसिकल्स के अंदर पाई जाती है, वेस्कुलर बंडल्स के अंदर पाई जाती है, इसी को हम इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। अब बात आती है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम की। इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल्स। कहाँ है? दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में दिखाई दे रही है क्या कैम्बियम आपको? है कहाँ? दिखा। दो वेस्कुलर बंडल के बीच में दिख रही है क्या? दोनों वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कोई कैम्बियम दिखाई दे रही है क्या? इट इज इनविजिबल। कॉर्क कैम्बियम ऑन आउटर साइड ऑफ कॉर्टेक्स। क्या ये भी दिखाई दे रही है? इसका मतलब ये दोनों जो कैम्बियम्स हैं, ये और ये, they are not found initially, they are later formed by the de-differentiation of some cells। समझे इस बात को कि ये इनिशियली जो मिलती है वो केवल आपको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मिलती है, और बाकी जो कैम्बियम्स हैं वो सेल्स के डी-डिफरेंशिएशन से बनती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला जो सेल है, ये वाला सेल, ये किसका सेल है? किसका है सेल? Which structure? जोर से बोलो ना। पिथरेज ही तो है, मेडुला ही तो है ये। डर क्या रहे हो उसमें? ये क्या है?
ये मेडुला के सेल्स हैं जो यहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये तो सेल पिथरे का या मेडुला का सेल है जो कि पैरेन्काइमा का बना होता है। अगर इमेजिन करो कि ये पिथरे या मेडुला का सेल अगर ये कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाए तो भाई तू पहले से तो पैरेन्काइमा था, नया फंक्शन क्या दे दिया आपको, आज से आप कैम्बियम। तो ये कैसे कर सकते हैं, अपन ने पढ़ा था इसके बारे में, ये कौन से मेथड से होता है, हमेशा बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। तो ये वाली जो सेल्स हैं ये डी डिफरेंशिएशन की वजह से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन जाएंगे। और ये जो आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है ना, ये सेल्स भी ये डी डिफरेंशिएशन की वजह से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कैम्बियम में। अभी तो ये क्या है, पैरेन्काइमा है, ठीक है। पैरेन्काइमा पढ़ाते समय मैंने कहा था दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, डी डिफरेंशिएट हो जाता है। तो दे आर फॉर्म्ड बाय डी डिफरेंशिएशन। पहले से नहीं हुआ। एंड दिस वन इट डेवलप्स फ्रॉम प्रोकैम्बियम। तो इसका फॉर्मेशन प्रोकैम्बियम से होता है और ये पहले से देखने को मिलती है, जबकि बाकी दोनों जो होती हैं इनका डेवलपमेंट सेल्स के डी डिफरेंशिएशन से ही हो सकता है। सेल्स डी डिफरेंशिएट होंगे और उनसे नए टाइप के सेल्स बनेंगे जो कि कैम्बियम की तरह बिहेव करेंगे। वो बंद कर दें पीछे, ये किसी को ये चल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा, इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम्स। हो गया बेटा? अब हमको एक एक करके इनके सबके बारे में पढ़ना है, ठीक है। विल स्टार्ट विद इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। रब कर दो बेटा, पक्का? Now the topic is intrafascicular अब देखो ये रही हमारी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इसको सिर्फ समझो पहले, बहुत सिंपल सी चीज है, चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। देखो ये जो कैम्बियम है ये कौन सी है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब तो हमें साफ पता चल गया कौन सी कैम्बियम। अब अगर सपोज ये डिविजन्स करती है, दोनों तरफ सेल्स बनाती है, इधर भी सेल्स बनाती है, इधर भी सेल्स बनाती है, तो जो इधर नए सेल्स बनेंगे वो किस फॉर्म में रीडिफरेंशिएट होंगे, क्या बनेंगे, वो कौन सा स्ट्रक्चर बनेंगे, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, क्या बनेंगे वो इधर बनने वाले सेल्स? जाइलम बनेंगे। और इधर बनने वाले सेल्स क्या बनेंगे?
ठीक है, तो इट्स एक्टिविटी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम ऑन इनर साइड, अंदर की तरफ क्या बना रहा है, वो सेकेंडरी जाइलम बनेगा, एंड सेकेंडरी फ्लोएम ऑन दी आउटर साइड। तो ये आपकी इंट्रा फैसिक्युलर कैम्बियम है। अब ये बाहर की तरफ जो सेल बना रही है वो बन रहे हैं फ्लोएम, और अंदर की साइड जो सेल बना रही है वो क्या बन रहे हैं, सेकेंडरी सेल। कोई प्रॉब्लम? अब प्राइमरी सेल को क्या होगा, वो नीचे खिसक जाएगा। जैसे जैसे नया सेकेंडरी जाइलम बन के आएगा, पुराना जाइलम नीचे खिसकता चला जाएगा, हाँ है ना। और जैसे जैसे सेकेंडरी फ्लोएम आएगा, प्राइमरी फ्लोएम ऊपर चला जाएगा। यही होगा कि नहीं? कोई प्रॉब्लम? सिंपल। अब आप सोचो कि हम एक स्टेम को स्टडी कर रहे हैं, अब सेकेंडरी फ्लोएम बन के बाहर की ओर आता जा रहा है, फैलता जा, बहुत बड़ी दुनिया, कहीं भी फैल जाए, कोई दिक्कत। लेकिन प्राइमरी जाइलम के साथ क्या हो रहा है, प्राइमरी जाइलम अंदर की तरफ जा रहा है। अब उधर से भी बन के आ रहा है, इधर से भी बन के आ रहा है, तो सर्कल में है सब, इधर से भी आ रहा है, 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 इधर से भी आ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा का सारा मेडुला कंप्रेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और सारा का सारा प्राइमरी जाइलम एक दूसरे से टच करने लग जाएगा। होगा, इधर से भी प्राइमरी जाइलम आ गया, इधर से भी आ गया, दोनों यहाँ तक आ गए, उधर से भी प्राइमरी जाइलम, इधर से भी प्राइमरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम और बीच में मेडुला, अब मेडुला है पैरेन्काइमा और जाइलम है स्क्लेरेन्काइमा टाइप। तो स्क्लेरेन्काइमा तो पैरेन्काइमा को कुचल देगा, तो मेडुला धीरे धीरे क्या होता है, गायब होने लग जाता है, और धीरे धीरे सारा प्राइमरी जाइलम सेंटर के अंदर आ जाता है। आई बात समझ में? तो प्राइमरी जाइलम कीप्स ऑन accumulating in the center। ठीक है, प्राइमरी जाइलम क्या होगा, अंदर की तरफ एकत्रित होने लग जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा। अब पित्त का क्या होगा, पित्त या मेडुला का क्या होगा, बोलो, डिसअपियर्स, क्रश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पित्त रेज नहीं, पित्त मेडुला खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मेडुला नष्ट हो गया। द प्राइमरी जाइलम now shows depositions of lignin in lumen। अब उनके ल्यूमेन में लिग्निन, पेक्टिन, टेनिन्स ऐसे कंपाउंड जमा होने लग जाते हैं। अब अगर किसी जाइलम के ल्यूमेन के अंदर इमेजिन करो, अगर कोई लिग्निन जैसा कंपाउंड जम जाए तो रास्ता बंद हो जाएगा ल्यूमेन का, है ना। पाइप के अंदर प्लास्टिक जमा हो गया तो रास्ता बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब रास्ता बंद हो गया, पानी जा नहीं सकता आगे, तो क्या ये पानी को कंडक्ट कर पाएगा प्राइमरी जाइलम? अब कर सकता है क्या? नाउ इट कैन नॉट कंडक्ट वाटर। प्राइमरी जाइलम कैन नॉट कंडक्ट वाटर। प्राइमरी जाइलम पानी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। इसी को हम बोलते हैं हार्ट। इट इज गुड फॉर फर्नीचर्स। सूखी लकड़ी जो होती है जिससे फर्नीचर बनाया जाता है वो यही होती है, टर्माइट फ्री होती है। भाई कीड़े उसको खाने के लिए जाएंगे तो क्या खाएंगे उसमें, तो लिग्निन वगैरह डिपॉजिटेड है, लिग्निफाइड हो, तो बेकार है उसको। ऑर्गेनिक मटर खाना है ना, ऑर्गेनिक मटर है कहाँ? इट इज गुड फॉर फर्नीचर। इसमें पानी वगैरह भी एब्जॉर्ब नहीं होगा ज़्यादा, तो ये हार्ड फूड बन जाती है। ये हार्ड फूड बना रहा है।
अब पानी ऊपर कंडक्ट कौन करेगा? अगर सब कुछ हार्डवुड बन गया तो पानी ऊपर कंडक्ट कौन करेगा? सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम तो अभी भी काम कर रहा है, तो सेकेंडरी जाइलम keeps on conducting water upwards। अब सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो पानी को ऊपर कंडक्ट करता रहता है। इट इज कॉल्ड एज सैपवुड। सेकेंडरी जाइलम बन गया आपका सैपवुड। इसे कभी कभी एल्बर्नम भी कहते हैं और इसको डूरेमन कहते हैं। डोरेमोन नहीं है, डूरेमन। डोरेमोन मत। सिंपल है। तो ये सब तरफ से जाइलम सेंटर में आ जाएगा और पूरा का पूरा फिर गायब हो जाएगा। और जो सेंटर वाला जाइलम होगा वो खुद भी लिग्निफाइड वगैरह होकर के एक मजबूत लकड़ी का निर्माण करता है, जिसका इस्तेमाल फर्नीचर वगैरह में किया जाता है। उसे हम हार्डवुड कहते हैं। वो पानी को कंडक्ट नहीं करता है। तो अगर एक क्वेश्चन आए कि एक सेकेंडरी ग्रोथ हुआ हुआ प्लांट है, मैंने उसके बिल्कुल सेंटर में से लकड़ी को बाहर निकाल दिया, तो उस प्लांट पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? सेंटर में कौन सी लकड़ी होगी? हार्डवुड। हार्डवुड का क्या फंक्शन है? कुछ भी नहीं है, निकाल दो। लेकिन सेंटर के बाहर से निकाला तो क्या होगा? सैपवुड हटा दी। सैपवुड हटाते क्या होगा? पानी का कंडक्शन ऊपर जाना बंद, फोटोसिंथेसिस बंद, लीव्स विल ड्राई, लीव्स खत्म। ये बेटा इतना गैप नहीं होता है, ये हमने डिफरेंट लेयर्स बनाने के हिसाब से ऐसे बनाए ताकि हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर पाए, है ना। यहाँ पर इतना स्पेसेस नहीं होते हैं, तो मैंने स्पेसेस इसलिए बनाए ताकि हम समझ सकें ये अलग लेयर है, ये अलग लेयर है, ये अलग। तो आई थिंक इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है। Now we come to interfascicular cambium। अब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तो आपको दिख नहीं रही है। इट इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स ऑफ पिथ रेस। तो पिथ रेस के सेल्स के डी डिफरेंशिएशन से तैयार होती है, मेडुला के सेल्स के डी डिफरेंशिएशन से तैयार होती है। ठीक है। मेडुलरी रेस के जो सेल्स हैं उनके डी डिफरेंशिएशन से तैयार होती है।
अब ये आ गई आपके इंटर फेसिकुलर। अब इसके बाहर और अंदर दोनों तरफ कौन से सेल्स हैं, ध्यान से देखो। इसके इधर कौन से सेल्स हैं, जोर से बोलो, पित्त सेल। इधर कौन से हैं, दोनों तरफ पित्त ही है इसके। तो ये बाहर की तरफ क्या बनाएगी, मेडुला के सेल्स, और अंदर भी क्या बनाएगी, पित्त या मेडुला एक ही बात है ना, है ना। वो रेज के फॉर्म में क्या सेकेंडरी मेडुला बना रही है, इधर भी वो सेकेंडरी मेडुला, एक जैसे सेल्स ही बना रही है। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, कोई डिस्क्रिमिनेशन है क्या कि यहाँ जाइलम बनना है या फुलम बनना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सिंपली मेडुला के सेल्स बनाती रहती है। तो आफ्टर सम टाइम अगर ये चीज खत्म भी हो गई तो इस चीज की आइडेंटिटी तो ऐसे मेंटेन है। मान लो इन्होंने कुछ और बना दिया होता तो बाद में अगले साल यहाँ पर कौन से सेल्स डिफरेंशिएट होते, तो वो हमेशा पैरेन्काइमा ही रहने चाहिए, इसलिए बाद में भी कौन से सेल्स बना देती है, पैरेन्काइमा। गॉट माय पॉइंट। अब आप इमेजिन करो ये वेस्कुलर बंडल में यहाँ पे बनाता हूँ, ये वाला, फिर वो वाला, फिर वो तीसरा वाला, वैसे इधर और भी होंगे। अब ये कौन सी कैम्बियम है बेटा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, बनाता जा रहा हूं मैं। अब यहाँ पर ये जो सेल्स थे किसमें डेवलप हो गए, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर, 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 ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या बन गई, पूरी रिंग बन गई। इसी को हम बोलते हैं कैम्बियम रिंग। क्या बोलते हैं, कैम्बियम रिंग। तो कैम्बियम रिंग इज फॉर्म्ड बाय इंट्रा वेसिक्युलर कैम्बियम प्लस इंटर वेसिक्युलर कैम्बियम मिलकर के पूरा का पूरा क्या बना देते हैं, कैम्बियम। कोई प्रॉब्लम, इंटरफेसिकुलर खत्म, इतना सा। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी चीज और है इसमें जो दोनों से रिलेटेड है। वो क्या है कि चाहे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की एक्टिविटी हो चाहे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की एक्टिविटी हो, इन दोनों के ऊपर मौसम का बहुत प्रभाव पड़ता है, मौसम का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे आप सोचो कि हमने ना कोई हमने एक प्रोडक्ट बनाया, अगर हम उसको गर्मी में बनाते हैं और हम उसे सुखाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से वो प्रोडक्ट थोड़ा सा काला हो जाता है, और जब हम उसे सर्दी में बनाते हैं तो प्रोडक्ट उतना काला नहीं होता है, थोड़ा सा वाइटिश रह जाता है क्योंकि इतनी तेज धूप नहीं पड़ती। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ना। अब आपने वो प्रोडक्ट बना के कमरे में रख दी। अब मैं इंस्पेक्शन करने के लिए आया, मैंने आकर के क्या देखा, ये प्रोडक्ट काला है, ये सफ़ेद, ये काला है, ये सफ़ेद, ये काला, ये सफ़ेद, ऐसे दिखेगा मुझे। ये आपने गर्मी में बनाया, ये सर्दी में, गर्मी में, सर्दी में, गर्मी में, सर्दी में, आगे बात समझ में। ठीक है, सपोज ऐसे यहाँ पर कितने पैकेट्स है, कितने आपने बनाए थे, देखो ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट। ठीक है, ऐसे पड़े हुए थे। ठीक है, ये पूरी लेयर थी। मैंने कहा कि भैया ऐसा है, ये आपने एक सीजन में बनाया, ये दूसरे में बनाया, ये तीसरे में बनाया, ये चौथे में बनाया और ये पांचवें में बनाया, तो कितने साल का काम है ये आपके, 5 इयर्स का। एक पूरा ब्लैक का सेट और एक पूरा व्हाइट का सेट एक साल में बनाया होगा। ब्लैक गर्मी में है ना, अप्रैल से लेकर के अगस्त तक बनाया होगा, उसके बाद अगस्त सितंबर तक बनाया होगा, और अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक आपने दूसरा सेट बनाया होगा। कई लोग इसी में खुश हो जाते हैं, बाइक की बड़ी आवाज़ करते हो तो उनको लगता है हमने जंग जीती।
नो सेल्फ आइडेंटिटी, बाइक तेज चला तो ये ब्लैक ये वाइट, तो ये पूरा का पूरा एक साल में बना होगा ना, हाँ या ना? ऐसा थोड़ी सिर्फ ब्लैक साल भर गर्मी पड़ी फिर अगले साल पूरी सर्दी पड़ी, ऐसा तो नहीं होता है ना। एक साल में एक गर्मी एक सर्दी का सीजन आता है। तो अब ये पूरा हमने एक साल में बनाया, ये पूरा अगला ब्लैक से लेकर के अगले व्हाइट तक हमने एक साल में बनाया, फिर अगले ब्लैक से लेकर अगले व्हाइट तक एक साल में, अगले ब्लैक से इस तरीके से हमने कितने सीजन्स झेले इसमें, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 से, ठीक है। तो हमने कितने साल का काम है, हमारे 6 इयर्स का प्रोडक्ट है। इसी तरीके से जब ये दोनों कैम्बियम्स एक्ट करती हैं तो इनके साथ भी ऐसा ही होता है। इन कैम्बियम्स की एक्टिविटी पे मौसम का प्रभाव पड़ता है और मौसम का प्रभाव पड़ने की वजह से ये अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप के सेल्स बनाते हैं। यहाँ पर हम 2 मौसम्स की बात करेंगे, एक ऑटम और एक स्प्रिंग। तो द एक्टिविटी of vascular cambium is affected by autumn and spring। 2 सीजन हो गए इसके। ऑटम सीजन के अंदर जो लकड़ी बनेगी यानी वुड बनेगी वो सारी की सारी ऐसी होगी, पानी की कमी होगी उस टाइम में, पानी बहुत ज्यादा होगा ऑटम में, पानी की कमी होगी। अगर पानी कम है और आपको ज़्यादा ऊपर तक चढ़ाना है, कम पानी है, तो आप क्या चाहोगे, पानी का प्रेशर ज़्यादा हो। और प्रेशर तेज करने का सबसे तरीका क्या होता है, वॉल्यूम कम कर दो, यानी ल्यूमेन पतला कर दो, ठीक है। ऐसे सेल्स की दीवार जब प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो दीवार मोटी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, पतली होगी तो बेटा एक्सपैंड कर जाएगी ना। मजबूत दीवार, मोटी दीवार होगी तो प्रेशर मेंटेन रहेगा ना, है ना। अपनी आर्टरी की दीवार थोड़ी सी मोटी होती है कंपेयर टू वेन्स, ताकि प्रेशर मेंटेन रह सके। वही कंसेप्ट है, आर्टरी का ल्यूमेन कैसा होता है, चौड़ा कि कम, पतला, पतला, ताकि उसका प्रेशर मेंटेन रहता है। तो ऑटम टाइम के अंदर आपको जो सेल्स बनेंगे, दोनों टाइप के सेल्स, जाइलम फ्लोएम, ये सब की इकट्ठी बात कर रहे हैं। सेल्स फॉर्म विल हैव थिक वॉल, narrow lumen and dark color। दीवार ऐसी है, इसलिए डार्क कलर हो गया। और यहाँ पर कैसे होगी, थिन वॉल, ब्रॉड ल्यूमेन, क्योंकि बहुत पानी को दिक्कत नहीं, एंड लाइट सेल्स, लाइट कलर। तो अगर आपको मैंने 2 टाइप के, उस टाइम आपको मैंने लकड़ी जो आपने प्रोडक्ट बनाया था, मैंने आपके टेबल पे रखा ही रखा, एक डार्क एक लाइट, और आपसे लाइट वाले के ऊपर हाथ रख के पूछा ये कब बनाया, तो आप क्या बोलोगे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इसी महीनों में बनाओगे, क्योंकि ये लाइट कलर और ये डार्क वाला। जैसे ये हमने अप्रैल से लेकर के और सितंबर अक्टूबर के बीच में बनाया था, क्योंकि उस टाइम गर्मी ज़्यादा होती है, बता सकते हो ना। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे लकड़ी के बारे में पूछा, यार ये देखो ये लेयर, पूरी लकड़ी की सेल्स की जो पूरी लेयर्स हैं, इतनी मोटी लेयर है, ये खूब सारे सेल्स जो बने हैं ये सब डार्क कलर के हैं, तो कौन से मौसम में बने होंगे, ऑटम में। और अगर वो सारे लेयर्स ऑफ सेल्स पतले पतले लाइट कलर के सेल्स हैं तो वो कब बने होंगे, स्प्रिंग। और एक साल में एक ऑटम एक स्प्रिंग पूरा आता है, तो 1 डार्क एंड 1 लाइट बैंड इज इक्वल टू 1 ईयर। दिस इज कॉल्ड एज एनुअल रिंग। क्या बोलते हैं इसको हम, आपके साल में एक बार ही होते हैं ना एनुअल एग्जाम्स, वैसे। तो एनुअल रिंग के अंदर क्या होता है, एनुअल रिंग 1 लेयर ऑफ डार्क सेल, मतलब 1 लेयर ऑफ डार्क बैंड प्लस 1 तो 2 रिंग्स मिलकर के एक एनुअल रिंग्स दिखाएंगे। तो जब आप देखो लकड़ी का वो प्लैंक कटा हुआ अगर गोल है तो आप उसके अंदर इस तरीके से कंसेंट्रिक रिंग्स दिखती है ना, कंसेंट्रिक रिंग्स आपको ऐसा ही दिखता है लकड़ी का टुकड़ा कटा हुआ, देखा है ना कभी,
लकड़ी का टुकड़ा कटा हुआ, तो उसके अंदर ये जो डार्क बैंड ऑफ है सेल्स का, इसमें हो सकता है 10-12 लेयर हो, 15 लेयर हो, जो भी है, ये पूरा का पूरा बैंड कब बना होगा? ऑटम सीजन। और जो लाइट कलर का बैंड है कब बना? स्प्रिंग में। फिर ये डार्क कलर का बैंड कब बना? इस तरीके से दिखता है ना। और ये दो रिंग्स मिलाकर के कितने साल हो जाएंगे? तो हम इससे प्लांट की एज डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एनुअल रिंग्स का सिग्निफिकेंस क्या हो गया? एनुअल रिंग्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ द सेल्स, एज ऑफ द प्लांट। इसी को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ऐसे नहीं कि पेड़ काट के आप रिंग्स गिन रहे हो, आप पेड़ के अंदर से क्या पेड़ काट दिया पूरा, गिन लिया सर ये 200 साल का था, अब क्या काम का? पेड़ काटना नहीं होता है, एक पंच होता है, पंच को गहराई तक डाल देते हैं और ड्रिल करके बाहर खींच लेते हैं, तो एक पतली सी लेयर निकल के आ जाती है। अब उस लेयर के ऊपर लाइंस गिन लेते हैं, जितनी लाइन से उतनी प्लांट की एज है, और सैंपल हमेशा नीचे से कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ऊपर तो एपिकल मेरिस्टेम भी काम कर रहा है। ऊपर वाले ने तो कम सीजन देखे, नीचे वाले ने सबसे ज्यादा सीजन देखे, इसलिए सैंपल जनरली नीचे से कलेक्ट करते हैं। अगर प्लांट में 50 रिंग्स हैं तो प्लांट की एज क्या है? 25 हो गई। एक डार्क एक लाइट मिला करके क्या होगी? 1 साल। एनुअल रिंग्स। लिया सबने? तो चाहे इंटरफेसिकुलर हो चाहे वो इंट्राफेसिकुलर है, दोनों की एक्टिविटी के ऊपर मौसम का प्रभाव पड़ता है, और इस मौसम के प्रभाव की वजह से इससे जो सेल्स बनते हैं वो अलग अलग कलर के, थिकनेस के और इस टाइप से बनते हैं, तो उनको हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन ये केवल उन्हीं जगहों पर पॉसिबल है एनुअल रिंग्स बनना जहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन देखा जाता है। सपोज इफ यू आर गोइंग एट अ कोस्टल एरिया में जनरली वेदर पूरे साल एक जैसा लगता है, कोई ऑटम सीजन नहीं आता वहाँ पे। पतझड़ का मौसम कहाँ पर आता है? अपने आता है, कोस्टल एरिया में थोड़ी ना आता है कि अब सारे पेड़ सूख गए फिर नए पत्तियाँ आएंगी, ऐसा वहाँ होता ही नहीं। इसलिए वहाँ पर हर समय एक जैसे सेल बनते हैं, इसलिए आप वहाँ पर उन प्लांट्स को जब कट करते तो आपको उसमें वो रिंग्स दिखाई नहीं देती। बने अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम पीरियड पर ही बने, लेकिन वो सब एक जैसे सेल बन रहे हैं, इसलिए आप उन प्लांट्स को काट के उनकी एज डिटरमाइन नहीं कर सकते। आई बात समझ में? पॉइंट नोट कर लो। इन कोस्टल एरियाज due to similar climatic conditions throughout the year, the cells formed do not show
do not show temperature, do not show variations in their size or color. तो सेल्स तो बन रहे हैं लेकिन उनका वेरिएशन नहीं है, इसलिए हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, है ना। एनुअल रिंग्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, एनुअल रिंग्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। अभी अपने यहाँ कौन सा सीजन चल रहा है, ऑटम ही चल रहा है ना एक तरीके से। देखो आप रोड पर क्या हालत रहती है, सूखे पत्ते पत्ते मिलते, बिकॉज वी हैव वेजिटेशन विच इज डिसिडुअस, है ना। अब लीव्स विल फॉल ऑफ एंड न्यू लीव्स विल कम। ऑटम में अभी प्लांट क्या कर रहा होगा, कंजर्व करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है टाइलोसिस, बच्चे इसको लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। सपोज मैंने कहा ये प्राइमरी जाइलम का सेल है, ये प्राइमरी जाइलम का सेल, ठीक है, प्राइमरी जाइलम था ये। अब प्राइमरी जाइलम के अंदर ये पिट्स थे, ये बीच में कंप्रेस होकर के आ गया, हार्डवुड का हिस्सा है। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये जो ल्यूमन था ये ऑब्लिटरेट हो गया, क्योंकि इसके अंदर डिपोजिशंस हो गए, लिग्निन टैनिन कुछ भी डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो ये आपका हार्डवुड का सेल है, lumen is obliterated by deposits, lignin, tannin, suberin, ऐसे कोई कंपाउंड जमा हो गए, बंद हो गया, रास्ता ही बंद हो गया। अब नीचे से ऊपर पानी जा सकता है क्या, नहीं, खत्म। अब ये कंडीशन देखो, ऐसे लगे हैं जाइलम्स, ट्रैकेट्स ऐसे लगे होते हैं। अब ये ट्रैकेट है और ये इसका पिट है, ये ट्रैकेट है, ये इसका पिट है ना, फ्यूजिफॉर्म सेल है ना ये भी एक ट्रैकेट है, ये भी एक ट्रैकेट है, ठीक है, ये भी एक ट्रैकेट है, ये भी एक ट्रैकेट है। ऐसे लगे होते हैं ट्रैकेट्स प्लांट में, समझ में आई बात। एक के ऊपर एक कैसे लगेंगे, साइड बाय साइड लगते हैं ना, तो एक के ऊपर एक लगेंगे तो एंड प्लेट्स तो परफोरेटेड होती ही नहीं। तो पानी कैसे जा रहा है इसमें, ऐसे ऊपर जा रहा है और फिर यहाँ से निकल के इसमें, यहाँ से निकल के इसमें होते हुए ऊपर जाएगा पानी, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन आप इमेजिन करो कि इस ट्रैकेट के पास में जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, इसके पास में जो पैरेन्काइमा सेल है, अब वो पैरेन्काइमा सेल इसके अंदर ग्रोथ कर गया। ये कौन सा सेल था, पैरेन्काइमा सेल। अब पैरेन्काइमा को रास्ता मिल गया और पैरेन्काइमा किसके अंदर ग्रोथ कर गया, पिट के अंदर। अब जैसे पिट के अंदर जाएगा, मैंने क्या किया, इसको पकड़ के ऐसे चीर करके ऐसे ओपन किया, तुम्हारे लिए ट्रैकेट खोल के दिखा रहा हूँ मैं, पूरा ट्रैकेट खोल के दिखा रहा हूँ। तो आपने इसके क्रॉस सेक्शन में देखा कि ये जो साइड से इस तरीके से पैरेन्काइमा सेल अंदर आया ना, इसने क्या किया, इस तरह से ग्रोथ कर लिया अंदर की तरफ। दिस इज योर पैरेन्काइमा सेल व्हिच हैज ग्रोन इनसाइड। अब बताओ ल्यूमन का क्या हुआ, ल्यूमन ब्लॉक हुआ कि नहीं हुआ, क्या अब इससे पानी ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पर ल्यूमन इज ब्लॉक्ड। लेकिन यहाँ पर ल्यूमन ब्लॉक ऑब्लिटरेट कैसे हुआ था, ड्यू टू डिपॉजिट्स। ये डेड मटेरियल था, डेड टिश्यूज, डेड मटेरियल्स। यहाँ पर ऑब्लिटरेट होने का रीजन क्या है, लिविंग सेल्स, लिविंग टिश्यूज ऑब्लिटरेट, लिविंग टिश्यू ब्लॉक्स। इसी को टाइलोसिस कहते हैं। ये नीट में आया था 2 साल पहले, ठीक है, बच्चों ने कर लिया था 2 या 3 साल पहले आया था टाइलोसिस। 19 की बात है, जब 19 में आया था टाइलोसिस क्या होता है, बच्चों को पता था टाइलोसिस, बताते हैं हम लोग वैसे भी
कि जब लिविंग टिश्यू अंदर की तरफ ग्रोथ कर जाता है, पैरेन्काइमा की ग्रोथ अंदर की हो गई, तो ये पैरेन्काइमा की ग्रोथ की वजह से ल्यूमन ब्लॉक हो गया, लिविंग टिश्यू यहाँ पर रास्ता रोक रहा है और वहाँ पे कौन, डेड टिश्यूज को। अब ये यूजफुल है कि हार्मफुल? हार्मफुल है, क्यों? कंडक्शन को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। हार्मफुल है क्योंकि कंडक्शन को ब्लॉक कर रहा है ना। नहीं, प्लांट बेवकूफ नहीं रह सकती आपसे। इट इज डन इन कंसेप्ट ऑफ अ डिफेंसिव मैकेनिज्म। हमें भी लगता है कि यार ऐसा क्यों करा प्लांट, जरूरत क्या थी ऐसा कुछ करने की, तो इसके पीछे एक डिफेंसिव मैकेनिज्म रन करता है। और वो डिफेंसिव मैकेनिज्म ये कहता है कि इमेजिन करो एक पर्सन की ये ब्लड सप्लाई थी, ये ब्लड सप्लाई थी। अब उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन हो गया, इमेजिन करो, या कोई बड़ा क्लॉट आ गया, कोई इन्फेक्शन हो गया और वो यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ पर हमने क्या किया, इस पार्ट को ब्लॉक कर दिया। अब वो फंगल इन्फेक्शन आगे नहीं जा सकता, इस एरिया को सप्लाई तो मिल ही रही है। आई बात समझ में? इसी तरीके से प्लांट्स में क्या हुआ, अगर सपोज ये चीज यहाँ पर हो गई तो क्या हुआ, आपने प्लांट में यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हुआ तो इसके रेस्पॉन्स में ये पैरेन्काइमा यहाँ पर ग्रो कर गया। अब ये चीज ब्लॉक हो गई, तो अब क्या ये फंगल इन्फेक्शन ट्रेवल करके आगे बढ़ सकता है? बढ़ सकता है। आपने उस ल्यूमन के ब्लॉक करने की वजह से क्या हुआ, इस पूरे टिश्यू को खत्म कर दिया। अब ये ट्रैकेट के अंदर फंस गया, कहाँ जाए, फंगस फंस गया कि नहीं? नहीं तो क्या होता है, वो बेटा आगे से आगे स्प्रेड करता है। इसलिए प्लांट्स ऐसा करते हैं, इन्फेक्शंस को या कोई चीज़ को ब्लॉक करने के लिए, जिसको हम नहीं चाहता प्लांट की वो ट्रांसपोर्टेशन में एक जगह से दूसरी जगह जाए, उसके लिए प्लांट्स क्या तैयार करते हैं, टाइलोसिस। क्लियर होगी बात? तो लिख लो टाइलोसिस के बारे में, ब्लैक ब्रैकेट में एक अलग से लिख देना, ताकि ये पार्ट सेकेंडरी ग्रोथ का चैप्टर का नहीं है, लेकिन इस पर क्वेश्चन आता है। टाइलोसिस, टाइलोसिस आर दी ओवरग्रोथ या ग्रोथ, कुछ भी लिखो, ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स into the lumen of a trachea or a vessel, into the lumen of a trachea or a vessel, कुछ भी हो सकता है, चाहे ट्रैकेड हो चाहे वेसल हो, जो भी उसका कंडक्टिंग टिश्यू हो, ट्रैकेड और अ वेसल, ट्रैकेड और अ वेसल, it blocks the lumen, it blocks the lumen of the xylem, it blocks the lumen of the xylem and prevents the transport of infections or unwanted materials. In hardwood there is deposition of, in hardwood there is deposition of lignin, suberin, etc. Lignin, suberin, tannin, etc. Lignin, tannin, suberin, etc. But in
Tylosis, there is deposition of living tissue. In tylosis, there is deposition of living tissue. तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. सर पर पैरेंकाइमा लिविंग है तो उसके थ्रू इन्फेक्शन आगे नहीं पहुंच सकता. ट्रांसलोकेट कैसे होता है? लोकलाइज हो गया, खत्म हो गया. मतलब पैरेंकाइमा में इन्फेक्शन आ जाए और तो भी वापस कहाँ से स्प्रेड? भाई वो तो फेल्स रास्ते से रहा था, उसको तो अपने ब्लॉक ही कर दिया. डिफेंसिव मैकेनिज्म है, आगे तो प्लांट भी कुछ ना कुछ करेगा. नाउ वी स्टार्ट द कॉर्क कैंपेन. कॉर्क कैम्बियम भी हमको दिखाई नहीं दे रही कहीं पे भी. कॉर्क कैम्बियम कहाँ बनती है? कॉर्क कैम्बियम यहाँ बनती है, इनके सेल्स के डिफरेंशिएशन से. ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय द डिफरेंशिएशन of the outer cells of cortex. तो कॉर्टेक्स के आउटर सेल्स के डी डिफरेंशिएशन की वजह से क्या चीज तैयार हो जाती है? कॉर्क कैम्बियम. ये अब इस कॉर्क कैम्बियम का हमने नाम बदल दिया. ये रही आपकी कॉर्क कैम्बियम और हमने इसका नाम रख दिया फेलोजन. जन्म देने वाली फेलोजन. ठीक है, होता था ना हम लोग पर्यायवाची वर्ड्स पढ़ते थे, जन्म देने वाली, जननी, हैं, जनक, जननी. ये वर्ड्स किसके लिए? जो जन्म देते हैं उसके लिए यूज किए जाते हैं ना. तो फेलोजन जन्म क्यों कर रहे थे माथा फोड़ी? क्योंकि एग्जाम टाइम में ना फेलोडर्म फेलम सब एक हो जाते हैं. कौन क्या था, ऐसी फालतू की बातें याद रहती फिर. ठीक है, तो ये बन गई फेलोजन. अब फेलोजन के बाहर कौन से सेल्स बनते हैं? इस तरफ डर्मल सेल्स बनेंगे. तो ये बाहर की तरफ जब फॉर्मेशन करती है तो ये बनाती है एपिडर्मल सेल्स. कौन से बनाती है बेटा? एपिडर्मल सेल्स. और ये अंदर की तरफ जब एक्टिविटी करती है तो कौन से सेल्स बनते हैं? कॉर्टेक्स की सेल्स. ये बनाती है अंदर की तरफ कॉर्टेक्स. इसको हम लिख देंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स और अंदर क्या चला जाएगा? प्राइमरी कॉर्टेक्स. ठीक है, तो यहाँ पर नया सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता जाएगा. बाहर की तरफ ये एपिडर्मल सेल्स बनाती है. और इन एपिडर्मल सेल्स की प्रॉब्लम क्या है कि एपिडर्मल सेल्स सुपेरिनाइज्ड होते हैं और डेड होते हैं. उनमें धीरे धीरे सुपेरिन जमा होता रहता है और वो सेल्स कैसे हो जाते हैं? डेड. अब आप सोचो, आप हाइपोडर्मिस हो और आपके नीचे से सेल्स आ रहे हैं जो कि सुपेरिनाइज्ड हैं, डेड सेल्स हैं. आपके ऊपर एपिडर्मिस है जो आपको बाहर जाने नहीं देगी. नीचे से सुपेरिनाइज्ड सेल्स आ रहे हैं तो आपका क्या होगा? You'll get crushed. होगा कि नहीं होगा? आप हाइपोडर्मिस हो, सॉफ्ट हो, रेजिलिएंट हो. आपको नीचे से डेड सेल्स और ऊपर से एपिडर्मिस, बीच में सैंडविच बना देगी, कंप्रेस कर देगी आपको. तो हाइपोडर्मिस धीरे धीरे क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है. हाइपोडर्मिस disappears. हाइपोडर्मिस क्या होती है? डिसअपियर हो जाती है. तो एपिडर्मल सेल्स ऊपर की तरफ, ये एपिडर्मिस एज इट इज मेंटेन रहती है. नीचे जो हाइपोडर्मिस थी वहां पर कौन से सेल्स आ जाते हैं? सुपेरिनाइज्ड. ये क्वेश्चन आता है कि वो किस वजह से डेड होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सुपेरिन. ये क्वेश्चन आएगा. एक बार लिग्निन लिख के पूछते हैं. लिग्निन की वजह से डेड नहीं होते हैं, सुपेरिन डिपोजिशंस की वजह से डेड होते हैं. अब इसने अंदर की तरफ जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाया, इसको हमने नाम दे दिया फेलोडर्म. और बाहर की तरफ जो इसने एपिडर्मल सेल्स बनाए, इसको हमने क्या नाम दे दिया? फेलम.
ठीक है। तो फेलम जो बनी ये बाहर की तरफ बनी और इसमें बेसिकली कौन से सेल्स थे, सुबेरिनाइज्ड सेल्स थे। आप लोगों ने जैसे कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा, छोटा मोटा कमरा दुकान मकान बनते देखा, सबने देखा होगा छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन, तो एवरीबडी मस्ट हैव सीन कंस्ट्रक्शन। तो बेटा जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लोग तो क्या करते हैं, जैसे हमने कहा कि वॉल आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, आप वॉल कंस्ट्रक्ट करते समय यहाँ पर एक वेंटिलेशन छोड़ दो। तो क्या करेंगे, वॉल ऐसे बनाते हुए आएंगे, ऐसे करके ऐसे जाएंगे, ऐसे करके आगे चलेंगे, तो एक स्पेस क्रिएट कर देते हैं, है ना। अब सपोज वो सीमेंट करने आया, सीमेंट कर रहा है, हमने कहा भैया सीमेंट के ना बिल्कुल बीच में पाइप जितनी जगह छोड़ दो। तो क्या करता है, एक टेम्पररी पाइप लगाएगा, उसमें चारों तरफ सीमेंट करेगा, फिर पाइप को हटा देगा, तो एज इट इज गोल हो जाएगा, है ना। कुछ ना कुछ चीज़ लगा करके उसको ऐसे अटैच कर देगा। अब क्या हो रहा है कि जब हम सब तरफ सुबेरिनाइज्ड सेल्स की बात कर रहे हैं, आप सोचो सब तरफ सुबेरिनाइज्ड सेल्स जमा हो रहे हैं, अगर सब तरफ सुबेरिनाइज्ड सेल्स जमा हो गए तो प्रॉब्लम क्या होगी, अंदर बाहर कोई वेंटिलेशन ही नहीं रहेगा, और अंदर बाहर कोई वेंटिलेशन नहीं रहा तो हवा पानी नहीं आएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगी, ट्रांसपिरेशन कैसे होगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब ये सुबेरिनाइजेशन हो रही है तो बीच में छोटे छोटी खिड़कियाँ खोल दो। तो खिड़कियाँ खोलेंगे कैसे, तो खिड़कियाँ खोलने के लिए क्या होता है कि इमेजिन करते हैं ये सुबेरिनाइज्ड सेल्स बन रहे थे, ठीक है, ये सुबेरिनाइज्ड सेल्स बन रहे थे, बीच में से अपनी टांग कौन हटा देता है, पैरेन्काइमा। उसको पता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ इनके बीच में घुसने के, लेकिन टांग तो घुसा दी उसने जबरदस्त। अब ये सुबेरिनाइज्ड सेल्स कहते हैं कि कौन आ गया बीच में हमारे, कुचल दो इसको, कुचल दो इसको, पैरेन्काइमा को कुचल दो। तो पैरेन्काइमा नो डाउट कुचला जाता है, बाद में खत्म हो गया, लेकिन उसने क्या किया, रास्ता तो छोड़ दिया, बना दिया कि नहीं बना दिया रास्ता, है ना। मैंने कहा मेरे को ये आप दीवार बना रहे हो ना, तो आप इसमें प्लास्टर कर रहे हो, एक काम करो, इसके अंदर से मेरे को एक रास्ता दे दो ताकि मैं अपने केबल का वायर अंदर डाल सकूँ। केबल वायर होते हैं ना, वो डाल सकूँ, टेलीफोन का वायर है, केबल वायर है, इंटरनेट का वायर है, डाल सकूँ। तो उसने क्या किया, एक पाइप डाला प्लास्टिक का और चारों तरफ सीमेंट कर दिया। अब वो पाइप रास्ता है आर पार जाने का, है ना। अब आप चाहो तो पाइप रखो, नहीं तो आप पाइप को तोड़ दो, क्रश कर दो, तो भी रास्ता तो मेंटेन रहेगा ना। वो चीज की जाती है यहाँ पे। पैरेन्काइमा डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन उसने क्या कर दिया, ये रास्ता खुला छोड़ दिया ना। ये रास्ता क्या कहलाता है, लेंटिकल्स। ये क्या कहलाते हैं, लेंटिकल्स। तो लिखो दी पैरेन्काइमा टिश्यू। आपने क्या लिखा पहले बात बताओ, इसके बारे में कुछ लिखा क्या, कॉर्क कैम्बियम के बारे में? ये जो आपने ऐसे बनाया है, अच्छा इसको लिखो, दी एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, दी एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम forms the epidermal tissue on the outer side. Epidermal tissue on the outer side is called as phloem. Suberin deposits in these cells मार्क कर लेना सुबेरिन को, and the cells become dead. तो phloem के सेल्स कैसे होते हैं, dead. The secondary cortex is formed on the inner side. The secondary cortex is formed on the inner side. Called as phalloderm. Called as phalloderm. The phallogen, phloem and phalloderm. The phallogen, phloem and phalloderm
together are called as पेरिडर्म। पेरिकार्प, कार्प तो हमने फ्रूट में पढ़ा था, ये पेरिडर्म कहलाता है। इज कॉल्ड एज पेरिडर्म। डन। लिखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फेलम, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फेलम some parenchyma cells, some parenchyma cells invaginates between them leading to formation of a passage. Formation of a passage for exchange of gases and transpiration. It is called as lenticles. It is called as lenticles. यानी यहाँ पर बनेंगे ये पैसेजेस, आप समझो इस तरह से, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। इनको हम क्या बोलते हैं? लेंटिकल। आपने जब ट्रांसपिरेशन पढ़ा था तो 3 टाइप के ट्रांसपिरेशन पढ़े थे। एक स्टोमेटल, जो स्टोमेटा से होता है, मेजर उसी से होता है। एक क्यूटिकुलर, जो क्यूटिकल सरफेस से होता है, और तीसरा लेंटिकल, तो ये इस तरीके से होता है। हाइपोडर्मिस डिसअपियर्स, हाइपोडर्मिस डिसअपियर्स आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ। अब आपने क्या किया, अपने घर के आंगन में कहीं पे भी, गांव में एक छोटा सा पेड़ लगाया, थोड़ा सा बड़ा हुआ पेड़, तो 1-1.5 साल का, तो आपने उसके साथ सेल्फी खिंचाई, ऐसे डाली पकड़ी उसकी, ऐसे वीडियो फोटो खिंचा लिया। अब आप बाहर चले गए पढ़ने करने, 20-25 साल बाद वापस आए, उसी पेड़ की आपको याद आई, आप गए उसी डाली को पकड़ के आपने पकड़ खींचा, नीचे खिसक नहीं रही है यार, सेल्फी लेनी तेरे साथ खींची थी बचपन में, फोटो आ जा, तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसकी हाइपोडर्मिस खत्म हो चुकी है। हाइपोडर्मिस प्लांट की स्टेम्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता था, अब फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी तो खत्म, क्योंकि हाइपोडर्मिस खत्म। वो जमा कौन हो गया? डेड टिश्यू। मैं नहीं होगा, वो डेड हार्ड है, सुबेरिन जमा उसमें, वो डेड टिश्यू है। आप सेकेंडरी ग्रोथ वाले स्टेम को देखो कैसे मजबूत होते हैं, कड़क कड़क होते हैं कि नहीं, वही है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया सबको? इज अ स्मॉल टॉपिक, क्लियर हो गया? अब एक और क्वेश्चन जो नीट में आया था, एक क्वेश्चन सेकेंडरी ग्रोथ से आता है बेटा हर साल, मतलब 10 में से 8 साल तक तो मतलब आएगा ही आएगा, 10 में से 8 साल में आया है हर साल एक क्वेश्चन। अब हम लोग लेयर्स लिख रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर। सबसे पहले यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ क्या हाल था, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे इनर लेयर क्या थी बेटा? मेडुला एपिथ। इसके ऊपर कौन सा था? जाइलम, फिर कैम्बियम, फिर फ्लोएम, फिर हाइपोडर्मिस, और फिर एपिडर्मिस। ये क्या था? बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ। नाउ टेल मी द कंडीशन आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, क्या देखने को मिलेगा? सबसे अंदर की लेयर क्या? प्राइमरी सेलम। इसे और क्या बोल सकते हो? हार्ट। इसके बाद बाहर क्या आएगा इसके? इसे आप क्या बोल सकते हो? सैपफुट। उसके बाद कैम्बियम। कौन सी?
वेस्कुलर कैमियम लिख दूं मैं? उसके ऊपर सेकेंडरी फ्लो है। उसके ऊपर ये 1 डिग्री मतलब प्राइमरी है ना, आपके आप तो समझते हो ना, 1 डिग्री 2 डिग्री प्राइमरी फ्लो। उसके ऊपर पेरिसम, फिर प्राइमरी, हाँ एंडोडर्मिस, इधर एंडोडर्मिस नहीं लिखी ना अपन, एंडोडर्मिस, फिर प्राइमरी कॉर्टेक्स, फिर क्या आएगा? फेलोडर्म, फिर फेलोजन, फिर फेलम और फिर इन तीनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है? इसे हम और क्या बोल सकते हैं? कॉर्क। तो सीक्वेंस पूछते हैं, ठीक है बेटा? कोई डाउट इसमें? सीक्वेंस समझ में आ गई? तो ये तो हो गया आपका कॉर्क। वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर की जितनी भी लेयर्स हैं, इस सब को मिला करके बोला जाता है बार्क। ये छाल जिसको हिंदी में बोलते हैं ना अपन, लेयर्स आउटसाइड वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की जितनी भी लेयर्स हैं, उस सब मिलकर के क्या बन जाती हैं? बार्क। ठीक है? कॉर्क कौन बना आपका? ये पार्ट, फेलोजन के बाहर वाला पार्ट कॉर्क बनता है, जिसमें सिर्फ डेड होता है। कॉर्क लकड़ी ढक्कन की तरह इस्तेमाल किया जाता है ना, है ना? कॉर्क ढक्कन के लिए बनाए जाते हैं, क्या डेड सेल ही तो होते हैं। और बार्क क्या बन गया आपका? लेयर्स आउटसाइड दी वेस्कुलर कैम्बियम। अब बार्क में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टिश्यू है कि सिर्फ डेड है या फिर सिर्फ लिविंग है? बताओ। बार्क में दोनों है ना, दोनों होते हैं। इट हैज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लिविंग एंड डेड लिखा, नॉन लिविंग क्या है? लिविंग एंड डेड टिश्यूज। लिविंग और डेड सेल्स दोनों पाए जाते हैं कि ये लिविंग, ये लिविंग, ये लिविंग, ये लिविंग, ये जो डेड है। तो इस तरीके से इसमें लिविंग और डेड दोनों सेल्स पाए जाते हैं। तो कौन सी दो लेयर्स सेकेंडरी ग्रोथ के बाद नष्ट हो गई? हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स और मेडुला। तो मेडुला और हाइपोडर्मिस दोनों हो गया। ये लेयर्स के ऊपर अभी 2 साल यानी लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था, सीक्वेंस पूछी थी। सर फेलोजन भी कंसीडर करी जाती है कॉर्क में? इसमें फेलोजन तो जन्म दे रही है, कॉर्क उसको मान के कॉर्क सिर्फ डेड सेल्स है। कॉर्क सिर्फ फेलम है, डेड सेल्स की तो जगह नहीं, इसलिए वहां उस पर एरो किया हुआ। कॉर्क सिर्फ डेड सेल्स के लिए। कॉर्क की बॉल बनती है, आपको ध्यान है? कॉर्क के ढक्कन बनते हैं, बॉटल्स के ऊपर लगाते हैं ना ढक्कन। क्या शटल के पीछे वो बैडमिंटन? वो कॉर्क नहीं, वो तो वो शटल कॉर्क है, ये कॉर्क है।
बॉल आती है ना, अक्सर लोग क्रिकेट में यूज़ नहीं करते हैं उसको, एक अलग कॉर्क बनता है, उसकी एक अलग बॉल बनती है, उससे भी क्रिकेट खेलते हैं, अक्सर मिलती है बाजार में क्योंकि वो जो क्रिकेट में यूज़ होती है ना बहुत महंगी बॉल होती है, तो फिर वो हार्ड बॉल कौन सी लें, तो वो एक अलग से आती है कॉर्क। अल्टीमेटली कॉर्क ही यूज़ होता है उसमें भी, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, लेदर की कोटिंग वगैरह चढ़ जाती है इंटरनेशनल क्रिकेट। भी लिख लो। अब रूट्स का हम पढ़ते हैं। देखो रूट्स में क्या दिक्कत आती है, आप देखना रूट के अंदर भी आपको दिया हुआ है। अभी हमने एक स्टेम का डायग्राम बनाया था, एक वेस्कुलर रिंग बनाई थी, कैम्बियम रिंग समझ में आई थी सबको, कैम्बियम रिंग कैसे बने। अब एक रूट का डायग्राम मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था, याद हो तो किसी को, मैंने कहा था कि सपोज ये जाइलम है, ठीक है, ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम है, रूट में ऐसे ही होता है, एग्जार्च अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा टिश्यू मिलेगा, ये कौन सा है, बोलो यार, कौन सा टिश्यू है ये, फ्लोएम टिश्यू है कि अलग अलग रेडियस पे होते हैं, तो रेडियल अरेंजमेंट, ठीक है। पैसेज सेल यहाँ पर होगा, बाकी सब जगह क्या मिलेगी आपको, एंडोडर्मिस विद कैस्पेरियन स्ट्रिप, एंडोडर्मिस विद कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलेगी हर जगह आपको। बाकी यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, पैसेज सेल्स, ठीक है। ये पैसेज सेल होगा, ये पैसेज सेल हो जाएगा, ये पैसेज सेल हो जाएगा, यहाँ पैसेज सेल, बाकी सब जगह आपको क्या देखने को मिलेगी, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, रेडियल और टेंजेंशियल वॉल में क्या डिपॉजिट हो जाता है, पैक्टोसुबेरिन, इसकी वजह से ये एंडोडर्मिस आ गई। एंडोडर्मिस के बाहर आपको क्या मिलता है, कॉर्टेक्स, क्या मिलता है बेटा, हम तो एक ट्रायंगल पढ़ते हैं ना, इसलिए हमारा एक स्ट्रक्चर ऐसा आता है, सिर्फ हम एक ही ट्रायंगल पढ़ते हैं इसलिए, बाकी ओवरऑल तो स्टेम में भी ऐसे ही बनेगा एग्जैक्टली, ठीक है। स्टेम में बस इसके उल्टे हो जाएंगे और यहाँ पर जाइलम के यहाँ पर फ्लोएम आ जाएगा सेम रेडियस पर, इतना तो फर्क आता है। ये क्या है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद क्या मिलेगी आपको, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के साथ क्या एसोसिएटेड रहेंगे, रूट हेयर्स। ऐसे ही चलेगा रूट के अंदर डायग्राम, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो कैम्बियम रिंग बनती है उसके साथ दिक्कत क्या है कि जैसे जाइलम के पास में सपोज जो कैम्बियम का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर है वेस्कुलर कैम्बियम, यहाँ का जो टिश्यू है वो मॉडिफाई, ये इसके बीच में क्या कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू पता है पैरेन्काइमा वाला,
तो ये सब पैरेन्काइमा सेल्स हैं, जो खाली जगह दिख रही हैं सब जगह पैरेन्काइमा सेल्स भरे पड़े। अब ये जो पैरेन्काइमा सेल्स थे यहाँ के, इस फ्लोएम के नीचे जो पैरेन्काइमा सेल्स थे, इन पैरेन्काइमा सेल्स का डी डिफरेंशिएशन हो गया और ये क्या बन गए, वेस्क्यूलर कैम्बियम। क्या बन गए, वेस्क्यूलर कैम्बियम। ये क्या बन गए, वेस्क्यूलर कैम्बियम। अब वहां तो जाइलम फ्लोएम के एक ही रेडियस पे था और बीच में कैम्बियम थी, तो वेस्कुलर कैम्बियम बन गई। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ फ्लोएम के नीचे की बात है, नया जाइलम भी तो बनाना पड़ेगा। जाइलम भी तो बनाओगे, सेकेंडरी ग्रोथ तो जाइलम फ्लोएम टिश्यू दोनों की होती है ना। नहीं तो पता चला आपने जब ग्राफ्टिंग करी तो केवल फ्लोएम कनेक्टेड है, जाइलम कनेक्टेड ही नहीं है। तो जाइलम के पीछे, अब जाइलम के साथ दिक्कत क्या है, जाइलम में यहाँ के सेल्स मॉडिफाई होते हैं, पेरीसाइकिल के, जो पेरीसाइकिल ले लोगे ना उसके सेल्स मॉडिफाई हो रहे हैं यहाँ पर और वो कैम्बियम बना रहे हैं। तो यहाँ पर कैम्बियम का डेवलपमेंट यहाँ के सेल्स के द्वारा होता है। तो अब दिक्कत क्या हुई कि जब आप कैम्बियम रिंग बनाओगे तो कैम्बियम रिंग किस तरह से बनेगी, देखो इट विल गो लाइक दिस, इट विल कम लाइक दिस, गो लाइक दिस, कम लाइक दिस, गो लाइक दिस, कम लाइक दिस, गो लाइक दिस एंड विल कम लाइक दिस। कैम्बियम रिंग का कांसेप्ट समझ में आया आपको, आई बात समझ में। इसलिए इसकी कैम्बियम रिंग का जब भी आप डायग्राम देखोगे ना तो आपको इस तरह से वेवी पैटर्न में दिखाई देता है। देखो बुक में बनाया हुआ है एनसीईआरटी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि कैम्बियम रिंग जो होती है दिखा, है ना। अब रूट्स वाला पॉइंट पढ़ने पर दिया हुआ जैसे रूट्स वाला पूरा पढ़ो। असल में हो क्या रहा है बेटा कि बच्चे ना स्टेम का सेकेंडरी ग्रोथ बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन रूट्स वाला कॉन्सेप्ट छोड़ जाते हैं। ठीक है, अब इधर एक और कैम्बियम भी आएगी, जो भी सब कुछ मिला करके एक वेवी पैटर्न बन जाएगा पूरा, है ना। उसको डिस्क्राइब किया उन्होंने, वो पढ़ते नहीं बच्चे और वो क्वेश्चन आजकल वहाँ से खींचने लगे। पढ़ देखा पूरा। देखो कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन है, पहले से तो मिली नहीं ना। मैंने क्या लिखा, इट इज फॉर्म बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू। कोई इंटरफेसिकुलर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कुछ पहले से नहीं है। जो भी कैम्बियम बनेगी वो सारी की सारी किस प्रोसेस से बनेगी, डी डिफरेंशिएशन से। सो इट इज फॉर्म बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। ठीक है, कौन से प्रोसेस से बनती है, बाय, क्या लिखूं यहाँ पे, डी डिफरेंशिएशन। हाँ नेक्स्ट पढ़ो। It originates from the tissue located just below the phloem bundles. देखो फ्लोएम बंडल के जस्ट नीचे से आ रहा है, फ्लोएम बंडल के जस्ट नीचे से ही आ रहा है। A portion of pericycle tissue. ये देखो ये पेरीसाइकिल का टिश्यू खींचा हमने बाहर से। भाई वेस्कुलर बंडल के जस्ट बाहर तो पेरीसाइकिल भी होगा ना, है ना। पेरीसाइकिल का टिश्यू खींचा। Above the protoxylem forming a complete and continuous wavy ring. Above the protoxylem, ये प्रोटोजाइलम ही था मेरा, प्रोटोजाइलम के ऊपर आ गया ना मैं। वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम के बंडल के नीचे और प्रोटोजाइलम के ऊपर जाना है, तो ये वेवी पैटर्न बनेगा ना। क्लियर हो गई बात? सर यहाँ दोनों जगह पेरिसाइकिल है, फ्लोएम के नीचे और फ्लोएम के नीचे पेरिसाइकिल नहीं है। फ्लोएम के नीचे जो कंजक्टिव टिश्यू है वो मॉडिफाई हो रहा है, यहाँ पे पेरिसाइकिल का टिश्यू मॉडिफाई, which later becomes circular. Further events are similar to those already described above for a dicot stem. Secondary growth also occurs in stems and roots of gymnosperm. ठीक है, तो यहाँ पर कैसी होती है कैम्बियम रिंग, इज वेवी। ये इनिशियली रहती है और लेटर बिकम्स कैसी, राउंड कैसे हो जाएगी। देखो कारण क्या है, जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होगा इसको तो वो सर्कुलर हो जाती है। ठीक है, राउंड या सर्कुलर। दो दिन छुट्टी है आप लोग के अभी होली की, तो 2 दिन आप लोग को
पूरा ये प्लांट टिश्यू पढ़ के आना, ठीक है। सैटरडे आपको पढ़ के आना है प्लांट टिश्यू पूरा आपको सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। बुक से भी और जो भी क्वेश्चंस करने करके आना। ठीक है बेटा।